हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 12th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू शूट एंड अपलोड वीडियोज़। सो नाउ आई एम बैक विद फर्दर लेक्चर्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो इससे पहले कि हम ऑलरेडी 11 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो भी आपका कंटेंट है वो हम थोड़ा बहुत प्रीवियस चैप्टर्स में से जस्ट पहले जो हमने 2-3 चैप्टर्स पढ़े हैं रिसेंटली, जैसे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इन सब चीज़ों में ना थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, मोनोपोली पढ़ा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा है, और इन तीनों ही केसेस में आपने शायद अलग अलग केस में डिमांड कर्व पढ़ा होगा। तो ऐसे मिलता जुलता थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि ये चैप्टर स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पर है तो अब हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। ठीक है, मार्केट की फॉर्म्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये तो समझ लें मार्केट क्या होता है। अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो अगर हम आम शब्दों में बोले तो मार्केट क्या होता है? बाजार। हम यूजुअली कह देते हैं घर पे कि हम बाजार जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं। भले ही हम बगल वाली डेयरी से एक दूध की थैली लेकर आ रहे हों, या फिर हम पास में किसी स्टेशनरी से एक रजिस्टर लेकर आ रहे हो, तो हम ये क्या कहते हैं कि मार्केट जा रहे हैं। हम शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो क्या मार्केट का मतलब सिर्फ यही होता है बाजार, सिर्फ दुकानें और कुछ भी खरीद के ले आना? नहीं, देखो इकोनॉमिक्स में मार्केट की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट होती है, और हमको क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमको थोड़ा सा हर चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हमको एक एक चीज़ आनी चाहिए। तो मार्केट का यहाँ पर मतलब क्या होता है? मार्केट कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है कि ये वाला जो आपका मार्केट है, वो वाला जो आपका मार्केट है। हम यूजुअली ऐसे यूज़ करते हैं ना, इस वाले मार्केट में, उस वाले मार्केट में। तो किसी भी एरिया को हम मार्केट का नाम नहीं देते हैं। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक कोई सिस्टम होता है। ठीक है, मार्केट एक सिस्टम होता है या एक अरेंजमेंट होता है। किसका? बायर्स का और सेलर्स का, गुड्स का और सर्विसेज का। मतलब मार्केट एक वो सिस्टम या वो अरेंजमेंट है जहाँ पर जो एक बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। आपने देखा होगा, कहीं भी जाते हो खरीदारी करने, लेट अस से आप एक शॉप पर गए हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आप तो एज अ बायर जा रहे हो, आपको सामने से एक सेलर भी मिलेगा, तो आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर हो क्या रहा है, किसी भी गुड की या फिर किसी भी सर्विस की या तो सेल हो रही है या परचेज, मतलब दोनों ही हो रहा है। ठीक है, या फिर एक चीज़ या फिर दोनों। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो। आपने रजिस्टर लेने गए तो आपने परचेज किया, वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुड और सर्विसेज की सेल या परचेज होती है। साथ ही साथ बायर्स में और सेलर्स में कॉन्टैक्ट बनता है, वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट। तो मार्केट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मार्केट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर फ्रेजेस है जो आपको अपनी डेफिनेशन में मेंशन करने ही हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म की जगह आप 2-3 वर्ड्स और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अरेंजमेंट या फिर सिस्टम। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म और अ सिस्टम और एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो किसी गुड की सेल होती है या फिर परचेज होती है, ऐसे ही या तो किसी सर्विस की सेल होती है या परचेज होती है। कैसे होती है ये सारी चीज़ें? बाय ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी ये सब चीज़ें होती हैं। बिना कॉन्टैक्ट में आए आप किसी से क्या खरीदोगे? वो इंसान किसको क्या बेचेगा? तो जब आप दोनों का कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, सेल परचेज होगी ही नहीं। तो मार्केट क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मैकेनिज्म या फिर इट इज़ अ सिस्टम या फिर इट इज़ एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे? बाय ब्रिंगिंग सेलर्स एंड बायर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है मार्केट की, जो एक मतलब आपको आनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर हर कोई एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से इस तरह की डेफिनेशन एक्सपेक्ट करता है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को और इन सबको वो नहीं बोलते हैं, मार्केट नहीं बोलते हैं। ठीक है, मार्केट की डेफिनेशन हमने समझ ली क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं, ऑनलाइन हम खरीदारी करते हैं, क्या वो मार्केट में इंक्लूड होगा या नहीं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जिसने ये डेफिनेशन अच्छे से समझी है वो ईजिली आंसर कर पाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं किसी भी चीज़ की, भले हम कपड़े खरीदें, हम सब्जियां खरीदें ऑनलाइन, या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपने डेली वाले जो होते हैं, कुछ भी खरीदें,
उनकी जो सेल और परचेज़ है, उनकी जो हम शॉपिंग कर रहे हैं उसको हम मार्केट में इंक्लूड करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी आप डेफिनेशन पढ़ो ना, मार्केट क्या है? एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है, अरेंजमेंट है। ऑनलाइन शॉपिंग में एक सिस्टम होता है, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे ये करना है, वैसे वैसे वो करना है, ऐसे कार्ट में सेव करो, फिर परचेज करो, पेमेंट करो, ऐसे ही एक अरेंजमेंट है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है। ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है? ये भी सेल एंड परचेज फैसिलिटेट कर रहा है या नहीं? हम कोई भी गुड या सर्विसेज को सेल करते हैं, मतलब जो वो कंपनीज हैं वो हमको बेचती हैं, हम परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स भी कांटेक्ट में आ रहे हैं। बायर कौन है? हम। सेलर कौन है? वहाँ से जो कंपनी बेच रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक मार्केट का हिस्सा है, ये भी मार्केट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट कहलाती है या नहीं, बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग भी मार्केट में ही आती है, वो भी एक मार्केट है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए मार्केट क्या होता है। इट इज़ अ मैकेनिज्म, एक बार और बोल लेते हैं, इट इज़ अ मैकेनिज्म, सिस्टम और एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट्स गुड्स एंड सर्विस, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन by bringing buyers and sellers together in contact with each other। ये हो गई मार्केट की डेफिनेशन। अब हमने क्या पढ़ना है? मार्केट के फॉर्म्स पढ़ने हैं। मार्केट के फॉर्म्स क्या हैं? मार्केट के 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब देखो मार्केट के 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, आप इसका नाम सुन ही चुके हो ऑलरेडी, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है। सेकंड आता है आपका मोनोपोली, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। थर्ड आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और लास्ट है आपका फोर्थ जो आपका फॉर्म है मार्केट का, वो है ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली। तो ये 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है ओलिगोपोली। तो आप इनको ऐसे याद कर लो। ये वाला जो है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इन दोनों का काइंड ऑफ मिक्सचर है। देखो नाम से भी ऐसी मिक्सचर ही लग रहा है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को मिला दो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका मोनोपोलिस्टिक कर दिया, इसका कंपटीशन ले लिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन गया। तो ऐसे याद कर सकते हो। चौथा है आपका अलग से ओलिगोपोली। अब इन सभी को, चारों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इन चारों को आपने नाम को याद रखना है, पर आज के लेक्चर में हम चारों कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, स्पेशली परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी के वीडियो में, आज वाले वीडियो में हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की ही बात करेंगे, ठीक है। हम बाकी तीनों अलग से वीडियोस में पढ़ लेंगे, पर आज हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की ही बात करने वाले हैं। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, नाम से समझ आ रहा होगा। जब किसी जगह परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहाँ पर क्या होता है? मान लो आप किसी रेस में पार्टिसिपेट किया है आपने, ठीक है, आपकी एक रेस है। अब वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो ना एकदम, ये जो कंपटीशन है ना रेस वाला, ये एकदम परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अगर सिर्फ 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहलाएगा, आराम से कोई एक हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, एक तो ये समझ आ गया, तब परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। दूसरी चीज़, वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लो 10 हैं, ठीक है, मान लो 10 लोग हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब भागने में सबकी ही स्पीड बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये क्या है, सब एकदम परफेक्ट हैं, मतलब चांसेस किसी के भी हो सकते हैं जीतने के, सब इतने परफेक्ट हैं, एकदम बराबर से हैं, कोई भी जीत सकता है। तो कैसा है ये, हम कहते हैं ना नेक टू नेक कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ये क्या है, ये भी परफेक्ट कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो कहलाता है जब उस मार्केट में जो नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अब ये मत पूछना कि इंडिविजुअल क्यों नहीं होते, क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट के बारे में तो पता है ना, मार्केट में कोई एक इंसान अकेला नहीं जाता, या फिर एक ही इंसान अकेला बेचता नहीं है कुछ, बहुत सारी भीड़ में तो बायर्स होते हैं, बहुत सारी भीड़ में सेलर्स होते हैं। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने अभी क्या बताया था कि जो बच्चे हैं ना ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सारे, कोई भी जीत सकता है, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है। इसी तरह यहाँ पर ये जो मार्केट है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेचा जाता है,
कोई सा भी जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो होमोजीनियस है, एक ही लेवल का है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। होमोजीनियस क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर एक ही सेम मतलब एक ही तरह का आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक। तो आप खुद से चूज़ कर सकते हो कि भाई कौन सा खरीदना है, कौन सा आपको सूट कर रहा है वगैरह वगैरह। पर यहाँ पर क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ सोल्ड। तो पहला पॉइंट क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। दूसरा कि आपका जो प्रोडक्ट है होमोजीनियस होता है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ सोल्ड। तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो इस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, वो कौन डिटर्मिन करता है? वो मार्केट फोर्सेस और मार्केट सप्लाई डिटर्मिन करते हैं, ठीक है। हम लोग तय नहीं करते हैं। कौन करता है? मार्केट फोर्सेस और मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड। तो मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड जैसे जैसे मूव करेंगे, जैसे जैसे इंटरैक्ट करेंगे, उसी तरीके से उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिन हो जाएगा अपने आप। हम कुछ नहीं कर सकते। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि हम जब कुछ नहीं कर सकते तो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल बायर का या इंडिविजुअल सेलर का उस प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल सेलर और इंडिविजुअल बायर ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको किसके बारे में याद रखने हैं? परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन कोई पूछता है तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता देती हूँ क्या आपको लिखनी है। जो अभी मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं ना, उन्हीं चारों पॉइंट्स को मिला के डेफिनेशन बनेगी। डेफिनेशन कहीं से अलग से नहीं आएगी, वो 4 पॉइंट्स याद कर लो, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे बनेगी? परफेक्ट कंपटीशन क्या है? वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers in the market, ठीक है। यही बताया था मैंने पहला पॉइंट कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिख दोगे कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है और जो उसका प्राइस है एंड इट्स प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय, किससे डिटर्मिन होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई के, उनसे डिटर्मिन होता है। और एक और पॉइंट जो मैंने बताया था कि द इंडिविजुअल बायर और सेलर has no control over its price, यानी कि इसके प्राइस पर किसी भी इंडिविजुअल सेलर का या इंडिविजुअल बायर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब देखो वही 4 पॉइंट्स हैं, उन्हीं से डेफिनेशन बनेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में और पढ़ लो। क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। दूसरा क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है। और वो जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है? मार्केट फोर्सेस से, यानी कि सप्लाई से और डिमांड से। और जब सप्लाई और डिमांड डिटर्मिन कर रहे हैं ये जो प्राइस है, तो क्या होगा? किसी भी इंडिविजुअल बायर का या सेलर का उस प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उनके हाथ में नहीं है कुछ भी। कौन डिटर्मिन कर रहा है? मार्केट फोर्सेज, यानी कि सप्लाई और डिमांड। और इन्हीं 4 पॉइंट से हमारी डेफिनेशन बन गई। याद ही नहीं करनी है, रटना ही नहीं है, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स याद कर लो। स्टार्टिंग आप ऐसे कर ही सकते हो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ मार्केट वेयर ऐसे डैश डैश डैश, ये पूरी ही डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसके कुछ फीचर्स हैं। उन फीचर्स के भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब हम एक एक करके फीचर्स पढ़ेंगे। उन फीचर्स से हमको क्या समझ आता है, क्या हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं, साथ में वो भी समझना है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम समझते हैं। सबसे पहला फीचर है, यहाँ पे फीचर्स भी लिख देती हूँ मैं। अब सबसे पहला फीचर क्या है? याद ही नहीं करना है, मैंने बोला था ना, सबसे पहला फीचर है ये, सबसे पहली लाइन जो आपने अभी याद करी है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये इसका पहला फीचर है जो अभी हम 10 बार यानी कि 50 बार रट चुके हैं, ठीक है, हमको याद हो गया है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो अभी मैंने बताया, एक ये जो मार्केट होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मान लो ये कोई मार्केट है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये एक मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं,
ये कुछ बायर्स हैं, ठीक है, ये बायर्स वाली टीम है और यहाँ पे ये सेलर्स वाली टीम है। ये हो गया, बहुत सारे बायर्स हैं, अभी तो मैंने 5 ही बनाए हैं, गिन पा रहे हो आप। ये हैं हमारे बायर्स और ये हैं हमारे सेलर्स। ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि आप देखो, जब हम किसी इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर की बात करें तो हम उसकी डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बायर की डिमांड और इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई हम कैलकुलेट कर लेंगे और मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, और इसी तरह मार्केट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं। पर इंडिविजुअल डिमांड कम होगी क्योंकि वो इंडिविजुअल की डिमांड है एक जने की, और इसी तरह इंडिविजुअल सप्लाई भी बहुत कम होगी क्योंकि वो एक सेलर की सप्लाई है, ठीक है। क्योंकि बायर्स तो वैसे अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं, तो मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और इसीलिए ये जो मान लो मार्केट डिमांड है आपकी 100, ठीक है, सारे बायर्स की डिमांड को मिलाकर मार्केट डिमांड बन गई आपकी 100, और उनमें से एक बायर की डिमांड आ रही है 2। तो क्या है यहाँ पर, ये जो इंडिविजुअल बायर की डिमांड है वो इस मार्केट डिमांड का थोड़ा सा ही तो पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह मान लो एक मार्केट जो सप्लाई है वो है 500, पर किसी एक इंडिविजुअल सप्लायर की, इंडिविजुअल जो सेलर है उसकी सप्लाई कितनी है, लेट अस से 10। तो ये जो इंडिविजुअल सप्लाई है ये इस मार्केट सप्लाई का थोड़ा सा ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो क्या ये इसको अफेक्ट कर पाएगा? नहीं। छोटा सा पार्ट है तो कैसे अफेक्ट करेगा, आप खुद सोचो। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, आप अपने घर में शॉपिंग करते हो हर महीने की, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मान लो आप 10,000 का खर्चा कर देते हो हर महीने में, इसे आप ऐसे समझ लो तब समझ आएगा। आप मान लो महीने में 10,000 का खर्चा करते हो, साथ ही साथ आप क्या करते होगे, जो भी सामान लेते होगे उसमें ना एक माचिस की डिब्बी भी लेते होगे। ऑफकोर्स माचिस सब यूज़ करते हैं, 1 रुपये की आती है, 1 रुपये की डिब्बी आती है, 2 रुपये की मान लेते हैं, ठीक है। अब वो 2 रुपये की वो जो डिब्बी है उसका प्राइस मान लो 2 से 3 हो जाए, तो क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपके वो जो 10,000 का आपका खर्चा है उससे कुछ, उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ऐसा तो है नहीं आप सोचोगे यार 2 से 3 हो गया तो हम खर्चा कम कर दें अपना, नहीं। इतना सा खर्चा है, वो 2 से 3 ही तो हुआ है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 10,000 पे। इसी तरह ये जो इंडिविजुअल डिमांड है इस मार्केट डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह जो ये इंडिविजुअल सप्लाई है वो मार्केट सप्लाई को भी अफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि जो मार्केट डिमांड है और ये जो मार्केट सप्लाई है ये इन दोनों से अफेक्ट नहीं होते हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही इंडिविजुअल डिमांड बढ़े या इंडिविजुअल डिमांड कम हो, मार्केट डिमांड अनअफेक्टेड रहेगी, और भले ही इंडिविजुअल सप्लाई बढ़े या फिर इंडिविजुअल सप्लाई कम हो, ये जो मार्केट सप्लाई है वो भी अनअफेक्टेड रहेगी। इससे हमें क्या समझ आता है, जो अभी हमने पढ़ा है कि ये जो मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई है, यही क्या करते हैं, प्राइस को डिटर्मिन करते हैं, प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, यही प्राइस सेट करते हैं कि क्या प्राइस होगा किसी भी मार्केट में एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। अब क्योंकि मार्केट सप्लाई पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मार्केट डिमांड पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है। यानी कि आपका जो कर्व बनेगा, प्राइस का जो कर्व बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब क्या होता है कि किसी भी फर्म को सप्लायर को उसी प्रोडक्ट पे, उसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और किसी भी बायर को उसी प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। वो खुद से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? अभी मैंने बताया, इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर की जो डिमांड है और सप्लाई है, इनसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये वही चीज़ें मैं बता रही हूँ जो अभी हमने इसमें पढ़ी, नो कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। तो वही चीज़ें मैं बता रही हूँ कि इन दोनों के हाथ में कुछ है ही नहीं। हाथ में किसके है? मार्केट फोर्सेस के हाथ में। मार्केट फोर्सेस क्या हैं? ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, तो यही दोनों डिटर्मिन करेंगे प्राइस को, और प्राइस जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल बायर कोई भी प्राइस कम ज़्यादा नहीं करवा सकता। इसी तरह इंडिविजुअल जो सप्लायर है यानी कि सेलर है, वो भी प्राइस कम ज़्यादा नहीं करवा सकता। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पे आपका हो गया क्वांटिटी और यहाँ पे हो गया आपका प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी जो सेलर है
वो क्या कर सकता है, कितनी भी क्वांटिटी बेचता है, कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है सेम प्राइस पर। मान लो पहले वो Q1 बेचता था, अब उसने सोचा कि नहीं मैं Q2 बेचूं, तो उसको Q2 क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वैसे तो हमने पढ़ा है कि क्वांटिटी जब प्राइस बढ़ता है तब क्वांटिटी बढ़ती है, पर इस केस में नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने क्वांटिटी बढ़ाई तो प्राइस वही रहेगा, उसको उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। पहले मान लो वो 5 रुपये, ये प्राइस जो है वो 5 रुपये है और ये क्वांटिटी क्या है 10, तो 5 रुपये के वो 10 बिस्किट के पैकेट बेचता था। अब वो सोचे कि मैं अपनी सप्लाई बढ़ाऊँ, क्वांटिटी ज़्यादा बेचूँ, तो वो क्या करेगा कि मान लो 10 की जगह वो 20 पैकेट जब बेचने लग गया तो वो भी उसको 5 रुपये के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। वो ये नहीं सोच सकता कि भाई मैं ज़्यादा पे बेच दूँ। इसी तरह जब वो कम करेगा, Q3 कर देगा, तब भी उसको सेम प्राइस पर बेचना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल बायर की जो डिमांड है या फिर इंडिविजुअल सप्लायर की जो सप्लाई है वो अफेक्ट नहीं करती है किसको, मार्केट डिमांड को, मार्केट सप्लाई को। और इसीलिए मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ये दोनों ही मिलकर प्राइस को डिटर्मिन करते हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है। तो किसी को भी इसी प्राइस पे कोई भी सामान खरीदना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा। अब इन केस और ये ऐसा क्यों है, एक ही प्राइस पर क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कोई सामान बेच रही हूँ। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्राइस बढ़ा दूँ तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, इधर उधर शिफ्ट कर जाएंगे। मैं बिस्किट बेचती हूँ गुड डे, तो लोग क्या करेंगे, इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। वो सोचेंगे यार इसने तो प्राइस बढ़ा दिया, 5 वाला पैकेट 10 का बेच रहा है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे बिस्किट्स खरीदने लग जाएंगे। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पर प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वो दूसरे प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाते हैं। उनको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बराबर ही लग रहे हैं, सब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा किसी में, पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसीलिए हम होमोजीनियस ही बोलते हैं। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंज्यूमर को या फिर एक बायर को इसी प्राइस पे ख़रीदारी और बेचने का काम करना पड़ेगा, वो चेंज नहीं कर सकते प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब बात आती है इसके इम्प्लीकेशंस की। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यहाँ पर इम्प्लीकेशंस वाली बात आती है। सबसे पहला इम्प्लीकेशन आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहला इम्प्लीकेशन आता है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रहे हैं, ये हमने समझ ही लिया है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका क्या आता है इम्प्लीकेशन कि ये जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन को हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस लाइन है या फिर डिमांड कर्व है, ये क्या है, इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो आपको नज़र आ ही रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा कि यहाँ पर जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, रुको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या होगी, वो होगी इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी क्यों होगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हमारा जो डिमांड कर्व होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, उस केस में जो हमारा ये होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की कितनी भी क्वांटिटीज़ बेच सकते हैं, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। तो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कांस्टेंट है, जो प्राइस चेंज है वो ज़ीरो है, पर क्वांटिटी चेंज हो रही है। और प्राइस चेंज कहाँ आता है, हमेशा डेल्टा पी नीचे आता है और डेल्टा क्यू ऊपर आता है। जब डेल्टा पी ज़ीरो है और डेल्टा क्यू मान लो कुछ भी हो एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जब भी डिनोमिनेटर में आपके ज़ीरो होता है तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इन्फिनिटी कहलाएगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे जितनी भी फर्म हैं, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर।
ठीक है, प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जितनी भी फर्म्स हैं इस वाले मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो सारी की सारी प्राइस टेकर होंगी इंस्टेड ऑफ प्राइस मेकर। क्यों? प्राइस टेकर क्या है? जो प्राइस ले रहा है, ठीक है। प्राइस मेकर क्या है? जो खुद से प्राइस बना रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमने कहीं ऐसा पढ़ा क्या कि कोई भी फर्म किसी भी प्राइस पे बेच सकती है? नहीं। अगर किसी भी प्राइस पे बेचती तो वो प्राइस मेकर कहलाती। पर यहाँ पर इसको कौन सा प्राइस पे बेचना पड़ रहा है? जो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस ने दिया है उसको। तो मार्केट फोर्सेस से उसने प्राइस लिया फर्म ने, वही प्राइस पे उसे बेचना पड़ेगा। तो इस केस में वो प्राइस टेकर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म्स क्या होती हैं? प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं, ठीक है। ये था आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फर्स्ट वाला फीचर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि इस मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है? कौन सा प्रोडक्ट सेल किया जाता है? होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। अब ये होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं जो कि क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका जो साइज़ हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, वेट हो गया। तो इन सब चीज़ों में ना सिमिलर होते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलो, अभी सोप इंडस्ट्री वाला, ठीक है। सोप इंडस्ट्री में देखो आपको 50 तरह के सोप्स मिल जाएंगे, ठीक है। नहाने का अलग, हाथ धोने का अलग, और हर तरह के सोप्स आपको मिलते हैं। तो सारे ही सोप्स क्या हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर है, होमोजीनियस है। सबका देखो शेप ऑलमोस्ट सेम होता है, कलर कुछ का डिफरेंट भी होता है, पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। उनका साइज़, उनका शेप, उनका वेट, तो ये सारी ही चीज़ें सिमिलर हैं। तो इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे कहलाए जाएंगे? ये होमोजीनियस कहलाए जाएंगे। अब बहुत सारे एग्जांपल ले लो, आप डव का एग्जांपल ले लो, लक्स हो गया, संतूर हो गया, आपका नंबर 1 हो गया। ऐसे बहुत सारे आप 4 तरह के सोप ले लिया आपने, ठीक है। अब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक फीचर है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं। इससे क्या होता है? ये जो हमारा कंज्यूमर है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इससे क्या होता है? एक सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन अराइज होती है? 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट ही नहीं किया जा सकता, मतलब वो इतना ज़्यादा सिमिलर है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो अलग बात है आप ब्रांड से बता दो, नाम लिखा होता है कि लक्स है, डव है, पर दोनों इन सब के जो मतलब साइज़ है, शेप है, उनमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो। वो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर होगा, शेप, साइज़, वेट, ये सब चीज़ें सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन अराइज होती है? 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये आपका किस में देखने को मिलता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट में, क्योंकि अब सारे ही प्रोडक्ट्स सिमिलर हैं। तो अभी मैंने बताया कि कंज्यूमर वो जो कोई भी फर्म है वो क्या करेगी? उसको एक ही प्राइस पे बेचना पड़ेगा। यहाँ पर वो प्राइस भी चेंज नहीं कर सकती है। ये वाला जो सिचुएशन अराइज हुआ है ना, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। क्यों? मान लो उसने सोचा, लक्स की कंपनी ने सोचा, मान लो सारे ही जो है ना सारे ही साबुन क्या है? 23 रुपये के बिक रहे हैं, ठीक है। ये आपके 4 साबुन हैं, एक है लक्स, एक है आपका डव, एक है आपका नंबर 1 और एक है आपका ये संतूर। अब ये चारों ही जो सोप हैं आपके, चारों का प्राइस कितना है? 23 रुपये। अब कोई भी एक कंपनी सोचे कि मैं 2 रुपये प्राइस बढ़ा दूँ। मान लो डव ने क्या किया? 2 रुपये प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या होगा? डव ये नहीं कर सकता, वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा। पहली बात तो क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने प्राइस बढ़ाया, मेरे कस्टमर्स जो है ना वो इधर उधर फैल जाएंगे, यहाँ से निकल के इधर इधर और इधर जा सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है साबुन ऑलमोस्ट सारे सेम हैं, किसी से भी नहा लो एक ही बात है, पर हमको 2 रुपये सस्ता जहाँ मिल रहा है हम वहाँ जाएंगे, 2 रुपये महंगे पर नहीं जाएंगे। वो अलग बात है कि किसी को अलग ही अफेक्शन है कि नहीं डव से ही नहाना है, उसमें देसी घी होता है, दैट्स डिफरेंट केस। पर अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे लोग इधर इधर इधर
भाग जाएंगे। तो इसीलिए ये जो डव है ना, ये अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो फर्म है, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्राइस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती, वो प्राइस को नहीं बढ़ा सकती, ना ही कम कर सकती है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये समझ लेना है होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से क्या क्या होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर देयर इज़ नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो सारे ही साबुन बराबर हैं, सबको, सारी अलग अलग कंपनीज़ को पता है कि हर कोई 23 रुपये का बेच रहा है, सबका ऑलमोस्ट सेम, सब में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सबका सेम कलर है, साइज़ है, शेप है, वेट है, तो वो इतना खर्चा नहीं करते। उन्हें पता है कस्टमर जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो इधर उधर फालतू में नहीं भाग रहे। हाँ, प्राइस अगर बढ़ा दिया तो ज़रूर भाग जाएंगे, तो वो अपनी इन चीज़ों पे इतना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पसंद करते हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एक बार एडवर्टीजमेंट बना दिया, आप टीवी पे देखोगे एक तरह का ऐड आता है, या फिर बहुत सालों बाद वो जाके चेंज होता है। अगर उस साबुन में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर कलर चेंज कर दिया है, कुछ कर दिया, तब अलग ऐड ज़रूर बनाते हैं, पर वैसे ऐड एक ही आता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे भी इतना खर्चा नहीं होता। ये है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट जब बिकता है, ये वाला फीचर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं साइज़ में, शेप में, कलर में, वेट में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसको सब कुछ एक जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, सब कुछ सिमिलर है, और क्योंकि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे, तो फर्म क्या करेगी, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अगर उसने प्राइस को इन्फ्लुएंस किया, कोई छेड़छाड़ करी, उसने सोचा कि मैं ज़्यादा पे बेच दूँ, उसके कस्टमर उसके यहाँ से भाग जाएंगे। और जब उसके कस्टमर और फिर क्या होगा, ये लोग क्या करते हैं साथ ही साथ में कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे भी इतना खर्चा नहीं करते हैं। तो ये हो गए आपके इसके मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट जो ये वाले इस वाले पॉइंट के फीचर्स, आई मीन पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसी पॉइंट के इम्प्लीकेशंस की। देखो इम्प्लीकेशंस हमको सबकी पढ़नी है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, मतलब ये आपको पूछा जाता है। अब इस पॉइंट का इम्प्लीकेशन क्या है, ये जो हमने अभी फीचर पढ़ा, होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इसका इम्प्लीकेशन ये है, सबसे पहले तो इट लीड्स टू यूनिफॉर्म प्राइस इन मार्केट। इससे क्या है, एक तो यूनिफॉर्म प्राइस मिल गया आपको, मतलब सारे ही साबुन आपको 23 रुपये के मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। क्या लीड कर रहा है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट वाली बात, कि होमोजीनियस प्रोडक्ट जो अगर बिक रहा है तो उससे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म प्राइस आपको देखने को मिलेगा सब जगह। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इट लीड्स टू क्या कहते हैं ये, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली क्या सिचुएशन है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे जो है, ये क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर कस्टमर considers all products as perfect substitute to each other। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो बाकी जो कस्टमर हैं वो इधर उधर भाग जाएंगे। वो इधर उधर भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जो डव है, जो आई मीन जो लक्स है, वो डव का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। डव से नहा लो या लक्स से नहा लो, तो उनको पता है कि यहाँ पे जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। तो हमने, अगर एक कंपनी ने भाई प्राइस बढ़ाया तो हम इधर उधर भाग जाएंगे। तो इससे ये जो 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली सिचुएशन है, इसी की वजह से क्या होता है, कस्टमर समझने लगते हैं, या फिर उनको समझ आ जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, इसी की वजह से कि फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस।
क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इधर उधर भाग सकते हैं, इसीलिए फर्म के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता प्राइस पर, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई उसने प्राइस बढ़ाया तो अगेन कस्टमर सारे भाग ही जाएंगे, तो वो कुछ छेड़छाड़ करना ही पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाता। और कंट्रोल नहीं रह जाता तो कंट्रोल रहता किसका है? कंट्रोल रहता है मार्केट फोर्सेस का, यानी कि मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड का। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड फीचर, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही इम्प्लीकेशंस मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनको हर चीज़ की परफेक्ट नॉलेज होती है। अब आप एक कंज्यूमर हो, आप कोई भी जब सामान खरीदते हो या उसको कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, आपको उनकी परफेक्ट नॉलेज है, उनके जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी भी नॉलेज है। यानी कि आपको पता है कि हर साबुन का प्राइस कितना चल रहा है। अगर आप किसी और साबुन पर स्विच भी करना चाहते हो, आप सोचते हो कि नहीं यार इससे मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरे से नहाते हैं, तो आप पहले उसकी जानकारी भी तो देखते हो। कहीं ऐसा नहीं आप पहले 25 वाले से नहा रहे थे, अब आप 50 वाला नहाओगे, 50 वाले से। इतना भी महंगा नहीं देखते, 1-2 प्राइस चलता है, 1-2 रुपये मतलब ऊपर नीचे, पर इतना महंगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ की परफेक्ट नॉलेज हमारे पास होती है कि एक प्रोडक्ट का क्या प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है अगर हम एक ही प्रोडक्ट को दूसरी दुकान से खरीद रहे हैं तो हम महंगा खरीदेंगे, नहीं, हम एक बार को सस्ता खरीद सकते हैं पर हम महंगा नहीं खरीदेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हर प्रोडक्ट की प्राइस या फिर उसके प्रिवेलिंग प्राइस की नॉलेज होती है, अच्छी खासी नॉलेज होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये सप्लायर होता है, सेलर्स जो होते हैं ना, वो हमारे साथ खेल नहीं सकते हैं। अगर वो ये सोचें कि हम इस बायर को तो ना 23 रुपये का साबुन दे रहे हैं, इस वाले को हम 25 का दे देते हैं, इस वाले को हम 22 का दे देते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वैसे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पोल खुल जाएगी कंज्यूमर को, तो क्योंकि सारी नॉलेज है, मैंने अभी बताया उसको सब नॉलेज है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो अगेन उनके कस्टमर्स भाग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर को कि प्रिवेलिंग प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में इस प्रोडक्ट का, उसी के हिसाब से वो अपनी सारी खरीदारी करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सेलर है वो अपने प्रॉफिट के लिए अलग अलग बायर्स को अलग अलग प्राइस पे सामान नहीं बेच सकता, उसको एक ही प्राइस पे बेचना पड़ेगा। और वो प्राइस कौन सा प्राइस है, जो मार्केट फोर्सेस ने डिटरमिन किया है। मार्केट फोर्सेस ने मतलब सप्लाई ने और डिमांड ने। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है फ्री एग्जिट एंड एंट्री। ठीक है, फ्री एग्जिट एंड एंट्री। फ्री एग्जिट एंड एंट्री क्या है, अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी फर्म फ्रीली एग्जिट कर सकती है और फ्रीली एंटर भी कर सकती है। मतलब कि जो साबुन वाली इंडस्ट्री, अगर हम इसका एग्जांपल लें सोप इंडस्ट्री का, तो इसमें कोई एक नया ब्रांड भी आ सकता है। ठीक है, नया ब्रांड भी आ सकता है। सबसे पहले पुराना तो जैसे लक्स था, अब डव आया, वो भी तो नया हुआ ना उस टाइम के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर कोई इनमें से ही कोई ब्रांड सोचे कि हम अब बंद कर रहे हैं अपनी दुकान, अब बहुत हो गया काम धंधा, तो वो जा भी सकते हैं, फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं और फ्रीली एंटर भी कर सकती है कोई भी फर्म। अब उसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक और चीज़, कैसे एग्जिट और एंट्री करेंगे। हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी फर्म क्या कर सकती है, फ्रीली एंटर और एग्जिट तो कर सकती है, बट ओनली इन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो एग्जिट और एंट्री वाला काम होता है, जब आप कोई बिज़नेस सेटअप करते हो, मान लो आप एंटर करना चाहते हो, आप कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, आप सोचो मैं भी एक सोप का एक अच्छा सा ब्रांड बनाऊं, तो उसके लिए आपको बहुत सारा तो टाइम चाहिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा टाइम चाहिए कि आप अपनी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बना पाओ। तो इसके लिए क्या है, आपको लॉन्ग रन चाहिए होगा। ये काम शॉर्ट रन का नहीं है।
राइट, ये काम शॉर्ट रन का नहीं होता है। इसी तरह कोई भी फर्म अगर एग्जिट करना चाहती है तो वो भी शॉर्ट रन का काम नहीं है, वो भी लॉन्ग रन का काम है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी बचे हुए उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको वो बेचने भी पड़ेंगे, उसको अपना देखना भी पड़ेगा कि मेरे को प्रॉफिट कम से कम जो मैंने प्रोड्यूस कर लिए हैं, जो प्रोडक्शन हो चुका है उसे बेच के मैं कम से कम कुछ तो पैसा कमा लूँ। तो इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये जो फ्री एग्जिट और एंट्री वाला पॉइंट है ये किस में काम करेगा, सिर्फ लॉन्ग रन में, बट नॉट इन शॉर्ट रन। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, देखो, फ्री एग्जिट एंड एंट्री ओनली इन लॉन्ग रन, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस दो हैं, मतलब इसके साथ इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो सिर्फ दो हैं। क्या है, अगर हम समझें, हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स पढ़े थे, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स पढ़े थे, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस भी पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब आपका TR TC के बराबर होता है या फिर आपका AR AC के बराबर होता है, मतलब जितना आप कॉस्ट लगा रहे हो उतना ही आपको रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, ENP शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब आपका TR ज़्यादा होता है TC से या फिर AR ज़्यादा होता है AC से, यानी कि आपको जितना कॉस्ट आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। पर एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस कब होता है, जब आपका TR कम होता है टोटल कॉस्ट से और AR कम होता है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि जितना आप कॉस्ट लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, वो उसका आपको रेवेन्यू थोड़ा कम मिल रहा है, रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स लॉस होगा। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें इन लॉन्ग रन में कोई भी फर्म कैसे ऑपरेट करती है, अ फर्म ऑपरेट्स ओनली ऑन नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, वो क्या करती है, सिर्फ उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है लॉन्ग रन में। कैसे, देखो, अगर उसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा, उस जैसे हम सोप वाली इंडस्ट्री का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, सारी ही जो फर्म्स है ना, लक्स है, डव है, नंबर 1 संतूर, ये 4 हमने अभी पढ़ी, इनको क्या है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, मतलब इनको फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट तो ये कम लगा रहे हैं पर इनको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसी केस में क्या हो सकता है कि कोई भी फर्म एंटर कर सकती है इजीली, वो सोचेंगे यार इनको तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, इनकी कमाई हो रही है, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें ऐड हो जाता हूँ। तो कोई एक नई इंडस्ट्री भी आ सकती है, 5वीं, और नई फर्म भी आ सकती है 5वीं। हमने 4 पढ़े थे ना, डव, लक्स, नंबर 1 संतूर, तो भी 5वीं फर्म भी आ सकती है ऐड होने ईजीली, ठीक है। अब जब वो ऐड होने आ जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा, पहले 4 फर्म्स सप्लाई कर रहे थे, अब 5 करेंगे तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी तो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस तो फॉल होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और जैसे ही प्राइस फॉल होता है, अब मान लो प्राइस फॉल हो गया तो क्या होगा, कंपनीज़ को तो भाई घाटा होगा ना, वो तो मतलब पहले उनकी कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू था, अब उनको रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा तो उनको हल्का हल्का घाटा होगा, तो इनके ये जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं ना, ये हट जाएंगे। इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस की बात करें, अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस में क्या हो रहा है, सारी कंपनीज़ को एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस हो रहा है। ये जो 4 कंपनीज थी ना, डव, लक्स, नंबर 1 और संतूर, इन चारों को ही लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो अब इनमें से कोई 2 कंपनी मान लो सोच रही है कि हम एग्जिट कर लें फ्रीली, मतलब निकल लेते हैं यहाँ से, हमें तो भाई लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई मार्केट की कम हो जाएगी। 2 फर्म्स निकल गई तो मार्केट सप्लाई कम हुई। अब मार्केट सप्लाई कम हुई तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी तो कम हो जाएगी। डिमांड जब कम होगी तो उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, वो जो 2 बची हुई आपकी फर्म्स थी, 2 तो निकल गई, तो जो बची हुई फर्म्स थी उनको प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो उनका भाई रेवेन्यू उनको ज़्यादा मिलेगा, तो उनका क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस तो हट जाएंगे, उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी फर्म किस पर ऑपरेट करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पर, ठीक है, जिससे कि उसकी जो कॉस्ट है उतना ही उसको रेवेन्यू मिले, राइट। पर अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, इन शॉर्ट रन अ फर्म कैन ऑपरेट ऑन एनी ऑफ these 3, ये जो 3 है ना, ये जो अभी मैंने बताए, कौन से, नॉर्मल प्रॉफिट, आपका ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट,
और एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस, इन तीनों में से किसी पे भी ऑपरेट कर सकती है। पर लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी किस पे ऑपरेट करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट्स पर। ठीक है, ये हो गए इसके इम्प्लीकेशंस थर्ड वाले पॉइंट के। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट फीचर मतलब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या है, ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब दो ही पॉइंट्स रह गए एक्चुअली, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। और लास्ट पॉइंट भी मैं साथ में लिख देती हूँ, सिक्स्थ पॉइंट परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी। अब देखो, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फर्म्स हैं ना एक इंडस्ट्री में, 4 फर्म्स की अभी हम बात कर रहे हैं, वो चारों ही इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन करती हैं, मतलब डिसीजंस लेती हैं, एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करती, एक दूसरे के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करती, एक दूसरे से कोई उनका एग्रीमेंट नहीं है कि भाई तू थोड़े कम प्राइस पे बेच ले या तू थोड़े कम आउटपुट बेच ले, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। उनका जितना भी, अच्छा मैंने इंडिपेंडेंट पूरा नहीं लिखा है, सॉरी, ओके, जितने भी ये लोग डिसीजंस लेते हैं या कोई भी इनका वो होता है, मतलब जो भी इनको करना है वो सारा इंडिपेंडेंट होता है, किसी का किसी में इंटरफेरेंस नहीं होता है, एक दूसरे के डिसीजंस को ये लोग क्या कहते हैं अफेक्ट नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते, और एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इनका बस काम क्या है, इनके दो काम हैं, एक तो इनको मैक्सिमम आउटपुट बेचना है, ठीक है, और मिनिमम प्राइस पर बेचना है। मिनिमम प्राइस पे मतलब ऐसा नहीं है कि 15 रुपये की कोई चीज़ बना रहे हैं, 15 रुपये का वो साबुन बना रहे हैं तो वो 13 में बेच दे मिनिमम, और 10 में बेच दे, 8 में बेच दे, नहीं, मिनिमम मतलब कॉस्ट से तो ऊपर हो पर बाकी सारी फर्म्स जितना बेच रही हैं उससे थोड़ा कम हो, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर्स तो सारे उसी पर आएंगे ना जिस पे कम होगा, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मिनिमम प्राइस पर बेचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अपना बेचते हैं। लास्ट पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं, उनकी कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लो लक्स वाली कंपनी है, अब क्या है, उन्हें एक नया अपना ऑफिस बनाना है, मान लेते हैं उन्हें अपना एक नया फैक्ट्री बनानी है एक जगह पर, दूसरे किसी स्टेट में। इसी तरह डव को भी बनानी है किसी स्टेट में, उसी स्टेट में मान लो एक ही स्टेट में दोनों को बनानी है। अब दोनों ने एक लैंड देखा, दोनों को एक ही लैंड सूटेबल लगा कि यहाँ पर अपनी फैक्ट्री ओपन करनी चाहिए। अब वो लैंड किसी का तो होगा वो लैंड। अब ये दोनों ही कंपनीज, जो दोनों फर्म्स हैं, ये सोचेंगे कि हम किराए पर ले लेते हैं ये लैंड। अब वो लैंड का जो ओनर है, मान लो मैं ओनर हूँ, मैं किसको दूंगी, मैं लक्स को दूंगी, मैं या डव को दूंगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँगी, जो मुझे ज़्यादा किराया देगा मैं ऑफकोर्स उसको दूंगी। मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि कम किराए में काम चला लूँगी। मैं तो सोचूंगी डव ने बोला 20,000 रुपये किराया महीने का, उसने बोला 30,000 रुपये, तो मैं लक्स को ही दूंगी। तो यहाँ पर जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है। अगर बीच में ही डव मेरे को बोल दे कि नहीं मैं 50,000 दे रही, तो मैं उसके पास चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, वो किसी एक के पे नहीं चलते हैं, ठीक है, वो कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं किसी भी फर्म के पास। तो ये हो गए आपके फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के, सारे ही फीचर्स हो गए। फर्स्ट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। तीसरा है परफेक्ट नॉलेज। चौथा है फ्री एग्जिट एंड एंट्री। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। ये सारे ही फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी बात है, जो क्या है कि ये जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं इनसे कंक्लूजन क्या निकला है, इन सारे ही फीचर्स से कंक्लूजन क्या निकला है, उस कंक्लूजन को हम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं 3 पॉइंट्स में, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं, कैसे। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो फर्म है, यहाँ पर जो भी फर्म होगी, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, ठीक है, एंड नॉट प्राइस मेकर। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और अब इस पॉइंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या दे सकते हो, आप ये रीज़न दे सकते हो कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं,
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, इसीलिए कोई भी फर्म खुद से प्राइस नहीं बना सकती है, उसको वही प्राइस लेना पड़ता है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो डिटर्मिन करते हैं। आप ये भी रीज़न दे सकते हो कि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है, सारे ही प्रोडक्ट सिमिलर हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो इधर उधर भाग जाएंगे, तो इसीलिए फर्म को वही प्राइस लेना पड़ता है जो मार्केट फोर्सेस ने उसको डिटर्मिन करके दिया है, वो अपनी मर्जी से अपनी तानाशाही नहीं चला सकती। आप ये भी दे सकते हो रीज़न की परफेक्ट नॉलेज है कंज्यूमर को, वो उस पहचान जाएंगे कि भाई इसने तो प्राइस हमें बढ़ा करके बताया, तो हम खुद से प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, कोई भी फर्म खुद से प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, उसको वही प्राइस लेना पड़ेगा जो अगेन मार्केट फोर्सेस ने उसको डिटर्मिन करके दिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कंक्लूजन है, इसके अंदर आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो अच्छे से। अगर रीज़न आता है कि वाई फर्म इज़ अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर, तो आप ये 3 पॉइंट्स को अच्छे से एलैबोरेट कर दो, दैट वुड बी योर आंसर। तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन क्या आता है, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक मतलब यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ, ऐसा जैसा अभी हमने पढ़ा था। परफेक्टली इलास्टिक क्यों है, अभी हमने पढ़ा कि भाई प्राइस तो कांस्टेंट है ना, प्राइस में चेंज ही नहीं हो रहा है, प्राइस चेंज ही नहीं कर सकती फर्म, वही प्राइस पे बेचना है, तो क्या होगा, कांस्टेंट प्राइस रहेगा, उसको जितनी क्वांटिटीज़ बेचनी है इसी प्राइस पे बेचनी पड़ेंगी, और इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक होता है आपका डिमांड कर्व। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट क्या था, कि जो फर्म है, ठीक है, firm can operate on only normal profits, only normal profits, वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर सकती है, कब, इन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन में। और हम लॉन्ग रन की ही क्यों बात करें, क्योंकि फ्री एग्जिट और एंट्री तो लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है, शॉर्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म किस पे ऑपरेट करेगी, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर पाएगी वो। अगर उसने एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न किए तो क्या होगा, उसका मतलब मार्केट सप्लाई ज़्यादा उसको इंडस्ट्री में और फर्म्स आ जाएंगी, मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट प्राइस जब कम होगा तो उनको लॉस फेस करना पड़ेगा, सारे जो भी प्रॉफिट्स हैं वो हट जाएंगे। इसी तरह अगर वो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस अर्न करेगी तो क्या होगा, कुछ फर्म्स चली जाएंगी, मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस जब बढ़ेगा तो उनके लॉसेस हट जाएंगे, उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करने पड़ेंगे लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ये 3 मेन या फिर मेन कंक्लूजन है इस पॉइंट से। परफेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट जो आपका फॉर्म है मार्केट का, उसके 3 मेन कंक्लूजन हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, आई नो, ये टॉपिक भी बहुत लंबा था। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये तीनों ही हम एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हम चारों के बीच के अच्छे से टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो वो भी आप सारे ही वीडियोस आप देखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप यू वुड लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।